गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले कक्षा में आपको चैप्टर वाष्पोत्सर्जन कंप्लीट कर दिया था। अब आपका आगे वाला जो चैप्टर है एंजाइम को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है एंजाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एंजाइम में ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों की कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक बायो कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। एंजाइम में वे पदार्थ या वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बन से निर्मित वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जैव उत्प्रेरक का बायो कैटलिस्ट का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन युक्त उत्प्रेरक होते हैं तथा अभिक्रिया को शरीर के अंदर जो होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में होने वाली जो विघटनात्मक अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें अपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। एक तो अपचय अभिक्रियाएं विघटन के कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है, अपचय अभिक्रियाएं अपचय रिएक्शन होती हैं, और एक होती है उपचय रिएक्शन जो संयुग्मन का कार्य करते हैं। इसके बाद है देखो एंजाइम की संरचना। ठीक है, ये तो हो गया एंजाइम के बारे में। अब इसकी बात है इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। संरचना का मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। उसके अंदर जैसे ये होता है एंजाइम। ठीक है, ये प्रोटीन युक्त भाग होता है। इसके दो भाग होते हैं जिसमें एक में प्रोटीन पाया जाता है और एक में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये दो भाग होते हैं। ठीक है, प्रोटीन वाला जो भाग होता है उसको एक्को एंजाइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको एक्को एंजाइम बोला जाता है। इसको एक्को एंजाइम बोला जाता है तथा जो प्रोटीन रहित जो भाग होता है उसको प्रोस्थेटिक समूह बोला जाता है। इसको बोला जाता है प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एंजाइम की संरचना। जैसे छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं सरल एंजाइम कहलाते हैं, सिंपल एंजाइम। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो केवल प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ आरएनए के बने हुए होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें कठिन एंजाइम बोला जाता है। सरल एंजाइम वो होते हैं जो केवल प्रोटीन से बने हुए होते हैं और वे एंजाइम जो प्रोटीन के साथ साथ आरएनए से भी निर्मित होते हैं उन्हें बोला जाता है जटिल एंजाइम। ठीक है, तो संयुग्मित एंजाइम को ही हेलो एंजाइम बोला जाता है। संयुग्मित
एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, हेलो एंजाइम में मुख्य रूप से इसके दो भाग आपको बता दिए गए हैं। कौन कौन सा होता है? प्रोटीन युक्त भाग जो होता है उसको बोला जाता है एपो एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन युक्त भाग को क्या बोला जाता है? एपो एंजाइम बोला जाता है। जबकि प्रोटीन रहित जो भाग होता है जिसको एप्रोटीन बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है? एप्रोटीन बोला जा सकता है, उसको बोला जाता है कोफैक्टर। क्या बोला जाता है? कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक समूह, एक ही बात है। को FACTOR कोफैक्टर बोला जाता है इसको। ठीक है, एपो एंजाइम तथा सहकारक दोनों मिलकर एक पूर्ण एंजाइम बनाते हैं जिसे हेलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये एपो एंजाइम और ये प्रोस्थेटिक समूह मिलकर के एक पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं जिसे क्या बोला जाता है? हेलो एंजाइम बोला जाता है। तो ये हो गया एक हेलो एंजाइम, ये हेलो एंजाइम हो गया। इसके अंदर एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक जो समूह हैं वो दोनों क्या है? साथ साथ कार्य करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरण की क्रिया में हेलो एंजाइम ही सक्रिय रहता है। जैसे देखो उत्प्रेरण की क्रिया होती है ना, जब कोई उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को संपन्न करता है तो उसको बोला जाता है उत्प्रेरण की क्रिया। क्या बोला जाता है? उत्प्रेरण की क्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहता है? जो हेलो एंजाइम जो होता है ना, जैसे हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर एंजाइम है, जैसे पेप्सिन है, रेनिन है। ठीक है, तो ये एंजाइम सक्रिय होते हैं। वो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो क्रिया है, पाचन की जो क्रिया है, वो इन्हीं एंजाइमों के द्वारा संपन्न होती है। ये एंजाइम क्रियाशील होते हैं। तो इसके अंदर प्रोटीन और एप्रोटीन वाला जो भाग होता है उसके अंदर हेलो एंजाइम जो होता है वही क्या होता है? सक्रिय होता है। ठीक है, एपो एंजाइम है, इसमें क्या होता है? जैसे ही विघटन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने पर विघटन की प्रक्रिया होती है, जो भोजन का जो विखंडन होता है उस विखंडन की क्रिया के अंदर हेलो एंजाइम जो होता है वो तो क्या होता है? सक्रिय होता है। तथा एपो एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन भाग और एप्रोटीन भाग मिलकर के पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रोटीन भाग प्लस एप्रोटीन भाग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है जो सहकारक होता है, जो सहकारक होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? प्रोस्थेटिक समूह पहला जो होता है वो होता है इसके अंदर ये वाला भाग, प्रोस्थेटिक समूह। नंबर 1 है प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह। अब देखो प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है? ठीक है, यह आपको बता दिया गया है कि जिसके अंदर प्रोटीन रहित होता है उसको प्रोस्थेटिक समूह बोला जाता है। जब हेलो एंजाइम के एपो एंजाइम भाग से कार्बन प्रकृति का एप्रोटीन भाग सघनता एवं दृढ़ता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जब देखो जब ये आपके पास एक हेलो एंजाइम हो गया, इसके अंदर इसमें एपो एंजाइम का कार्बनिक भाग, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले यही बताया है इसमें कि एंजाइम वे होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं। कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के क्या है? बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हेलो एंजाइम या प्रोस्थेटिक समूह का निर्माण किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो हेलो एंजाइम में
एपो एंजाइम का कार्बनिक भाग, कि प्रोटीन युक्त भाग, ठीक है, इसमें बात बोल सकते हैं आप कार्बनिक भाग या प्रोटीन युक्त भाग जब प्रोस्थेटिक समूह के अकार्बनिक युक्त भाग से सघनता से या जटिलता से जुड़ा हुआ हो तो उसे बोला जाता है प्रोस्थेटिक समूह। जैसे साइटोक्रोम, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका साइटोक्रोम, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम हो जाएगा, ठीक है। तो साइटोक्रोम एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके अंदर प्रोस्थेटिक समूह और एपो एंजाइम दोनों साथ साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं, समझ गए। फ्लेवोप्रोटीन जो होता है, फ्लेवोप्रोटीन, ये भी इसी प्रकार का कार्य करता है। फ्लेवोप्रोटीन जो होता है वो भी क्या है, उसमें भी एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह है वो सघनता से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा होता है सक्रिय कारक, नंबर 2 पे इसके अंदर आता है कि इसके अंदर सक्रिय कारक कौन से होते हैं, सक्रिय कारक, सक्रिय कारक, ठीक है। तो सक्रिय कारक ये प्राय धातु के होते हैं तथा लवणों के आयंस के रूप में कार्य करते हैं। लवण जो होते हैं उसके आयंस के रूप में कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैग्नीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फेरस है, कॉपर है, ये सभी क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, धातु के बने हुए होते हैं। सक्रिय कारक जो होते हैं वो स्थानांतरण का कार्य करते हैं, लवणों के स्थानांतरण का क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं, ठीक है। ये सक्रिय एंजाइम होते हैं जैसे पोटेशियम, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, सक्रिय एंजाइम का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है सह एंजाइम, सहायक एंजाइम का जो कार्य करते हैं उनको बोला जाता है सह एंजाइम। सहायक एंजाइम का कार्य करने वाले एंजाइमों को क्या बोला जाता है, सह एंजाइम बोला जाता है। जब हेलो एंजाइम के एपो एंजाइम तथा प्रोटीन भाग का संबंध ढीला या आसानी से अलग हो जाता है तथा इसमें क्या होता है, जब देखो, जब एपो एंजाइम तथा प्रोस्थेटिक समूह, जब एपो एंजाइम तथा प्रोस्थेटिक समूह का जो संघनन है वो ढीला पड़ने शुरू हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो उनको पुनः जोड़ने के लिए या सघनता प्रदान करने के लिए सह एंजाइम के रूप में एनडीएपी कार्य करते हैं, एनएडी, ठीक है। तो सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 3 लगा करके सह एंजाइम, सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं एनएडी, निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, निकोटीन एडेनिन डाई निकोलेटेड, ठीक है। इसके बाद है NADP, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। दूसरा होता है FAD, ये सभी सह एंजाइम के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। FAD, फ्लेविरा एडेनिन डाइनिकोलेटेड, तो ये सभी मिलकर के क्या करेंगे, सह एंजाइम का कार्य करेंगे, मिलकर के क्या करेंगे, सह एंजाइम का कार्य करेंगे, NAD। दोबारा से बता देता हूं आपको कि जब एपो एंजाइम तथा प्रोस्थेटिक समूह की क्रियाशीलता या संघनन कमजोर हो जाता
डायलिसिस कृत्रिम अपोहन जिसको बोला जाता है, ठीक है। डायलिसिस जो होता है वो होता है कृत्रिम अपोहन, ठीक है। जैसे वृक्क के डैमेज होने पर, वृक्क या किडनी के डैमेज होने पर जो यूरिन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा होती है। अगर हमारे जो नेचुरल जो किडनी है अगर वो फेल हो जाए तो यूरिन को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसमें से जो हेलो एंजाइम जो होता है इसमें से एंजाइम को दूर करने के लिए या अलग करने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, एंजाइम में से जो ये जो हेलो एंजाइम है उसमें से एंजाइम को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो एको एंजाइम जो होता है ना, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। एको एंजाइम जो होता है वो एंजाइम का प्रमुख भाग होता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि एंजाइम का सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है, एको एंजाइम होता है, ठीक है। विभिन्न एंजाइमों में प्रोटीन अणु विशिष्ट लंबाई में लगे हुए होते हैं तथा एमिनो अम्ल भी विशिष्ट क्रम में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। कि इसके एंजाइम में अम्ल और एमिनो अम्ल जो होते हैं वो विशिष्ट क्रम में जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद जो आगे वाला टॉपिक है आपका वो है कि एंजाइमों के जो मुख्य गुण होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एंजाइमों के विशिष्ट गुण तो ये देख लेना दोबारा से एक बार कि एंजाइम क्या होते हैं, ये वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके जो इसके अंदर एको एंजाइम हो गया, प्रोटीन युक्त भाग, प्रोटीन युक्त भाग होता है, प्रोस्टेटिक समूह होता है, ठीक है। इसके बाद जब दोनों इसके अंदर साथ हों, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन युक्त और अप्रोटीन युक्त दोनों भाग साथ साथ होते हैं हेलो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलो एंजाइम में कहलाता है, ठीक है। जब हेलो एंजाइम में से एंजाइम को अलग करना पड़ता है तो उसमें आपके लिए कौन सी क्रिया होती है, उसमें डायलिसिस कृत्रिम अपोहन वाली जो क्रिया होती है वो क्या है, कार्य करती है। तो डायलिसिस क्रिया के द्वारा एको एंजाइम को हेलो एंजाइम से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंजाइम के विशिष्ट कार्य। कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य एंजाइम के द्वारा संपादित किए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम के विशिष्ट कार्य, एंजाइम के विशिष्ट कार्य, एंजाइम के विशिष्ट कार्य देखो, ठीक है। तो कोशिका के अंदर, जब कोशिका के अंदर क्रिया होती है, कोशिका के अंदर एंजाइमों का वितरण समान रूप से नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन है वो उसी के साथ साथ एंजाइम भी कोशिकाओं में स्थानांतरित होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोशिका के प्रत्येक स्थान तक एंजाइम है वो पूर्ण रूप से पहुंचे, ठीक है। जैसे श्वसन में काम आने वाले एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में व प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम हरित लवक में पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया है वो श्वसन के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो श्वसन के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, अब
करने का कार्य होता है और वो केवल कहाँ मिलते हैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कुछ एंजाइम जो होते हैं वो केवल हरित लवक में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो केवल कहाँ पाए जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद है एंजाइमों के जो गुणधर्म है वो देखो, विशिष्टता नंबर पहला इसके अंदर विशिष्टता। विशिष्टता, ठीक है। तो एंजाइम विभिन्न क्रियाओं को पूर्व निर्धारित रूप में संपन्न करते हैं, अर्थात एंजाइम है वो शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो पूर्व निर्धारित समय में पूर्ण करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक ये क्रिया चलती रहती है, पहले से जो क्रिया का समय निर्धारित किया गया है उस समय में ही एंजाइम उस क्रिया को क्या करते हैं, पूर्ण करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखो केवल एक विशिष्ट एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। अब जैसे देखो शरीर के अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं भी संपन्न होती हैं, होते हैं नहीं होते हैं। तो अनेक प्रकार के एंजाइम और अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो केवल एक विशिष्ट एंजाइम के द्वारा ही संपन्न होती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होने वाली जो क्रिया है वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम से ही संपन्न होगी। ऐसा नहीं है कि दूसरा एंजाइम आकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संश्लेषण क्रिया में अपनी भूमिका निभाए, ऐसा नहीं होता है। समझ गए कि एक जो एंजाइम होता है वो एक ही अभिक्रिया संपन्न करने का कार्य करता है। अब देखो पूर्ण विशिष्टता, जब एक एंजाइम किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को प्रेरित करता है तो इसको पूर्ण विशिष्टता बोला जाता है, ठीक है। जब कोई एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को पूर्ण रूप से संपन्न करने का कार्य करता है तो उसको क्या बोला जाता है, पूर्ण विशिष्टता बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, पूर्ण विशिष्टता बोला जाता है। तो विशिष्टता और पूर्ण विशिष्टता में समझ गए ना कि विशिष्टता और पूर्ण विशिष्टता क्या होती है, ठीक है। इसके बाद है आपका समूह विशिष्टता, ठीक है। समूह के अंदर नाम से ही समझ रहे हैं कि इसके अंदर एंजाइम है वो समूह के रूप में कार्य करते हैं। समूह विशिष्टता, समूह विशिष्टता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, किसी आधारी पदार्थ के समूह पर क्रिया करे। जैसे मान लीजिए जब कोई एंजाइम आधारी, जैसे किसी कोशिका का जो आधारीय भाग होता है उस आधारीय भाग पर अगर एंजाइमों का कोई समूह कार्य करे तो उसको बोला जाता है समूह विशिष्टता। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर दो या दो से अधिक एंजाइम मिलकर के इस क्रिया को पूर्ण करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिसे बोला जाता है समूह विशिष्टता, ठीक है। आधारीय भाग पर क्रिया करेंगे। अब कोशिका का आधारीय भाग कार्बनिक पदार्थ हो गया, अकार्बनिक पदार्थ हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो इन प्रोटीनों के ऊपर जब कोई एंजाइम समूह के रूप में कार्य करे और उसको पूर्ण करने का कार्य करे तो उसको बोला जाता है समूह विशिष्टता, ठीक है। इसके बाद है त्रिविम विशिष्टता, ठीक है। कहने का मतलब ये है, त्रिविम नाम से समझ रहे हैं, विशिष्टता हो गया जिसमें एक ही एंजाइम कार्य करे। दूसरा हो गया इसके अंदर समूह विशेषता हो गया
जिसमें दो या दो से अधिक एंजाइम मिलकर के कार्य करें, त्रिविम विशेषता हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर समावयवी के रूप में कार्य करें। समावयवी आपको कार्बन वाले लेसन के अंदर बताया गया था, समावयवी किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो भौतिक गुणों के अंदर समान हो परंतु रासायनिक दृष्टि से भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। जैसे कार्बन की समावयवी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसके अंदर त्रिविम जो विशिष्टता होती है, इस त्रिविम विशिष्टता के अंदर जो एंजाइम जो होते हैं वो आधारीय अणु पर एक समूह के रूप में या समावयवी के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसे क्या बोला जाता है, त्रिविम विशिष्टता बोला जाता है। इसके बाद है बंध विशिष्टता। बंध नहीं है, बंध विशिष्टता। बंध विशिष्टता इसके अंतर्गत क्या है कि जब एंजाइम एक विशिष्ट प्रकार के रासायनिक बंध को, ठीक है ना, आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि कोशिका जो होती है, उस कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं वो बंध के रूप में होते हैं। जब कोई एंजाइम एक विशेष प्रकार के रासायनिक बंध को पहचान कर उस पर क्रिया करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस हेलो एंजाइम के अंदर ही है, ये हेलो एंजाइम के अंदर अकार्बनिक और कार्बनिक भाग साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इसके अंदर जो बंध विशिष्टता के अंतर्गत जो हेलो एंजाइम जो होता है वो इसको पहचान करके कि कितने बंध पर जुड़े हुए हैं, प्रोटीन और अप्रोटीन वाला भाग, इसको पहचान करके और इस पर कार्य करने का क्या करता है, इसका इस पर कार्य करके उसको पूर्ण करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो ये एंजाइम के कुछ विशिष्ट गुण थे, ये आपको बता दिया गया है। इसके बाद आपका आगे वाला जो टॉपिक है वो कल स्टार्ट करेंगे।